जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में हर नया दिन एक नया मोड़ लेकर आता है। आज का दिन जो है वो मौलाना फजलुर रहमान की ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आया, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का निशाना दो किस्म के लोग थे। एक नवाज शरीफ और उनकी जमात, और दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। ऐसा लग रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान नहायत गुस्से में हैं और उनका बस नहीं चल रहा। उन्होंने अपने लोगों को पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की कॉल भी दे दी और उन्होंने कहा कि मेरे कारकुन जो हैं वो तैयार रहें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने क्या क्या कहा, उन्होंने क्या क्या इल्जामात अपने उस साबका दोस्त नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात पर लगाए, जिसको सुनने वाले हैरान ही नहीं दंग भी रह गए। और उसका फायदा किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो रहा है। उनके उस मौक़िफ़ की तायद हो रही है जो वो रोज हर नए दिन के साथ ये वावेला कर रहे हैं कि हमारे मैंडेट को डाका डालकर छीना गया है, हमारे मैंडेट को छीन कर जबरदस्ती नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की झोली में डाला गया है। उसकी तस्दीक जो है आज मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में की। जी हाँ, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने कुछ हलकों की रिजल्ट के बारे में अनाउंस करते हुए कहा कि महमूद अचकजई जो जीत रहे थे उनको हराया गया, और जो मुस्लिम लीग नून का जो शख्स था जो हार रहा था वो घर में जाकर सो चुका हुआ था। उसको घर में जाकर उसको उठाया गया कि उठो उठो, तुम हारे नहीं, तुम जीत चुके हो। तो ये एक किस्म की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट हैं उनकी बात को इंडोर्स करना है, बल्कि ऐसे शख्स के मुंह से सुनना जो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग आवाज़ रखते हैं, जो माजी में और माजी करीब में भी नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी सिख के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और लॉन्ग मार्च किया करते थे। अब ऐसे वक्त में जब शरीफ फैमिली का एक शख्स जो है शहबाज शरीफ साहब, वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो सीएम बनने जा रही हैं। ऐसी गवर्नमेंट के लिए वक्त से पहले, अभी हुकूमत बनी नहीं है, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है, उससे पहले ही एक तूफान का जो है वो पेशखामा है। ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत सेनेट के इलेक्शन के बाद तक अगर कायम रह जाए तो बहुत अपने आप को ये लोग खुशकिस्मत समझें, क्योंकि जिस तरह के तूफान आने वाले वक्तों में इस हुकूमत को पेश हो सकते हैं वो शायद ये हुकूमत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो मौलाना साहब के जो तमाम क्लिप्स हैं वो बड़ी धूमधाम से अपने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं देखो 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 हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान। बाय द वे ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जिसको हमेशा हेड ऑन लेते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और मौलाना जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हेड ऑन लेते थे। और आज उनका एक बड़ा मज़ेदार सा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुमला भी कहना था कि हमें तहरीक इंसाफ के जिस्म से शिकायत नहीं है, हमें उनके जहनों से शिकायत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके जहन भी, दिमाग भी जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये कुछ उनकी बयानिए में टिल्ट आता हुआ नज़र आ रहा है कि वो शायद सॉफ्ट जो है वो अपना टुवर्ड जो पीटीआई के लोगों की तरफ कर रहे हैं, विच इज़ गुड। सबको पता चल रहा है कि कौन जो है वो सियासत में है और कौन सियासत में नहीं है, किसको सियासत में ज़बरदस्ती लाया गया और किसको ज़बरदस्ती आउट करने की कोशिश की है। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बड़ा जो जिक्र किया वो ये कह के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो लाडला हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात थी मेरे लिए कि मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ साहब को लाडला कहकर पुकारते रहे। ये वो लफ्ज़ था जो पहले बिलावल भुट्टो सरदारी कहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी, और आज मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से भी ये लफ्ज़ के जनाब लाडला, वो कहा गया कि जो लाडले की खातिर जो है इस्टेब्लिशमेंट ने करोड़ों की सीटें के ऊपर सौदा किया है, कि एक एक सीट जो है वो करोड़ों में बेची गई है। ये बड़ा ही संगीन इल्ज़ामात है। नॉर्मली तो हम सुनते थे कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ कौमी मुफाद की खातिर लोगों को हरवाती और जितवाती है, लेकिन इस दफ़ा मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुनकर ये हैरानकुन बात हुई कि वो पैसे लेकर नवाज शरीफ साहब के लिए सीटें मैनेज करते रहे हैं, जो कि किसी भी बड़े तलहका खेज स्टेटमेंट से कम नहीं है। अब किसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मौलाना फजलुर रहमान जैसी पाए की शख्सियत का ये इल्ज़ाम लगाना
उनके पास कुछ शवाहिद होंगे जिसकी बेस पे वो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को ना इंडोर्स करती हूँ, ना ही मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने पहले कहा कि जनाब हमारे जो लोगों के पास शवाहिद मौजूद हैं कि कैसे नवाज शरीफ साहब की सीटों के ऊपर पैसा देकर जो है वो सीटें जीती गई हैं। इस बात के साथ मैं एक और बात भी कहती चली जाऊँ, हमारे पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है रजा। उन्होंने भी आज एक लाइव प्रोग्राम में मेरे साथ इस बात को इंडोर्स किया कि मेरे सामने ये रजा साहब का एक जो सहाफ़ी है पाकिस्तान के, बड़ा मुदब्बर नाम है, उन्होंने मेरे साथ लाइव टीवी चैनल में ये बोला कि एक आरओज़ के सामने एक डील, एक ऐसा शख्स जो वो कह रहा था कि आप मुझे जितवा दें, तो आरओ ने उनको कहा कि 3.5 करोड़ रुपए का इंतजाम वो भी कैश में कर लें, तमाम पेपर वर्क जो है वो हो चुका हुआ है और वो आपको उसका हम जीत का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन उसकी कीमत है 3.5 करोड़। अब वो उन सहाफ़ी का ये दावा भी करना है कि जो ही वो हारी हुई सीट अगर जीत जाती है तो मैं उस हलके का नाम भी लूंगा और उस कैंडिडेट का नाम भी लूंगा। ये मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में मेरे कोलीग एक सहाफ़ी हैं जो कि बहुत मुदब्बर नाम है, उन्होंने ये दावा किया है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपने कानों से और अपनी आंखों से देखी है कि आरओज़ ने डिमांड की कि 3.5 करोड़ रुपया हमें दे दो, हम हारे हुए को जितवा देंगे जो तीसरे नंबर पे है, और जो जीता हुआ है हम उसको हरवा देंगे। अब पाकिस्तान में अगर इतने बड़े बड़े शवाहिद और पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के इलेक्शंस को मैनेज किया गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट जिन्होंने हलफ लिया था, कोई मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ शामिल हो रहा है। अभी 6 नए लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के नाम से लेकर आए थे वोट, वो मरियम बीबी के साथ चले गए हैं, और चंद जो लोग हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के साथ अलीम खान के साथ शामिल हो गए हैं। मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि ये बहुत मुश्किल है इमरान खान साहब के जो लोग हैं वो आज़ादाना तौर पर जो है वो कायम रह सकें, क्योंकि पैसा, ये जो लोग आ रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया का ये दौर है जहां जुमा 8 दिन लोगों को इमरान खान की वजह से फेम मिल जाता है, उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता, बस किसी ने नारा लगाया इमरान खान का और उसको जो फॉलोअर भी मिल गए और उसके नाम पे वोट बैंक भी मिल गया, लेकिन आपने ये जाने बगैर कि उसका किरदार कैसा है, सिर्फ कस्मों पे बिलीव किया, सिर्फ हल्फों पे बिलीव किया, और आप ये जानने में कासिर रहे कि जो मुनाफिक होता है वो सबसे पहले कुरान और उसके रसूल और कलाम पाक को सहारा बनाता है दूसरों पर यकीन दिलवाने के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग जो कमज़ोर लोग थे वो शामिल हुए, उन्होंने यहाँ ऐसे मौके से फ़ायदा उठाया, इलेक्शन में सीटें जीती और वो अपनी बड़ी बड़ी बोलियां लगवा कर कोई नून लीग में जा रहा है और कोई जो है इस्तेकाम पार्टी में और कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग मरियम नवाज को गालियाँ देने से या दूसरों को गालियाँ देने से बेहतर है कि अपने उन अराकीन के घरों के जाके गहराव करें, उनको जाके पूछें कि आपने वोट तो हमारे लीडर के नाम पे लिया था। वैसे तो पीटीआई वाले बड़ा दावा करते हैं कि जी हम बहुत बासर लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे बड़ी ताकत रखते हैं, और लेकिन जो आपके अपने लोग लोटे बन के जा रहे हैं, आप उनके ऊपर क्या दबाव डाल सकते हैं, आप उनको क्या प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर आप उनको नहीं कुछ भी कह पा रहे तो सोचे जिन्होंने आपकी ऑफिशियली सीटें ली हैं आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो लिहाजा अगर आप लोगों ने कुछ करना ही है तो जो आपके वोटों से लेकर अरकान गए हैं आप उनके ऊपर तो वो बायकॉट सोशल मीडिया पे तो आप लोग करते रहते हैं, इसको ब्लॉक करो, इसको ब्लॉक करो, इसने इमरान खान के खिलाफ बयान दे दिया, रॉन्ग नंबर करके आप इसके खिलाफ कंपेन चलाएं। जो आपके अपने लोग जीत के इमरान खान के नाम से वोट लेके आए वो आपको लोटा बन के करोड़ों में बिक के अपनी बोलियां लगवा के साइड पे हो गए और आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी बस सोशल मीडिया तक ही महदूद रहें कि ट्रेंड कर लिया, लाइक फॉरवर्ड। आप लोगों के अंदर मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात कर रही हूँ कि पीटीआई के लोगों के मुताबिक अगर किसी की ट्वीट ज्यादा आरटी होती है या लाइक ज्यादा होती है तो वो बंदा बहुत ज्यादा फेमस है। तो फिर आप लोग ट्विटर पे ही फेमस खेलते रहें, क्योंकि ग्राउंड पे तो आपके जो जीत कर आए थे लोग वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। ग्राउंड पे आपकी ताकत जो है वो जीरो है और सोशल मीडिया पे यस वो है, और वो कैसे है ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। और मैं तो खैर बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि सोशल मीडिया पर ये ताकतें कैसी होती हैं, लाइक एंड आरटी। रोज़ हमें भी फ़ोन कॉल्स आती हैं, रोज़ हमें भी मैसेजेस आते हैं कि मैडम प्लीज़ आप हमें अपना अकाउंट दें, हम आपको इतने पैसों में मैनेज करके हज़ारों में आपकी
लाइक्स करवा देंगे मैडम, और वो हज़ारों में मैडम आपकी आर्टियाँ भी कर दिया करेंगे और लाखों में व्यूज़ भी होंगे। और मैं उनसे कहती हूँ भाई 14 साल से अकाउंट चल रहा है, जैसा है जेन्युइन है, और मुझे अपने ऑर्गेनिक ओरिजिनल फॉलोअर्स पे बड़ा जो है भरोसा है और प्यार। मैं उन्हीं के लिए लिखती हूँ और उन्हीं के लिए बोलती हूँ। मुझे लाइक्स एंड आर्टिस्ट से ज़्यादा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग लाइक और आर्टिस्ट के भूखे होते हैं वो पैसा लगाने में भी थोड़ा देर नहीं करते। और बहुत सारे हमारे सहाफ़ी तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ही इसीलिए करते हैं कि ताकि जब वो कोई ट्वीट करें तो वो हज़ारों में उनकी लाइक्स और आर्टी हो जाए, और फिर उसके बाद जो वो अपना वीलॉग वगैरह शेयर करते हैं वो ऑडियंस वहाँ पर ले जाएं और वो दिखाएं कि देखें जी आप हमें पैसा वहाँ से डॉलर, थोड़ा सा पैसा ट्विटर पे लगाएं और फेसबुक पे लगाएं, अपनी प्रमोशन करवाएं और फिर डॉलर जो है वो हज़ारों लाखों में कमाएं, करोड़ों में कमाएं। तो सौदा तो बुरा नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं, सौदागरी नहीं करते। हम सच बोलते हैं, सच कहते हैं, चाहे वो 10 लोग भी सुने, हम ईमानदारी से सच बोलते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब है, उनके बारे में मौलाना साहब से इतनी शिकायतें क्यों होना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान से मैं बार बार लिख रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लैंड किए हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर किसी भी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के साथ ना कोई मीटिंग की, ना उनसे मुलाकात की, ना ही कोई उनके विजुअल्स मुझे देखने में लगे। जैसे लग रहा था कहीं डिसकंफर्टेबल जो है इन दोनों लीडरान के दरमियान आ चुका हुआ है, या तो नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों की बातें सुनकर उनसे डिस्टेंस कर रहे थे, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ, क्योंकि ये मैंने महसूस किया है कि मैंने थोड़ा अरसा जो है ऑब्जर्व, पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है नून लीग के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा कानों के कच्चे हैं नवाज शरीफ साहब। वो जो उनको कहा जाता है वो फ़ौरन उसको सुन के मान के आगे करना शुरू कर देते हैं, इम्प्लीमेंट। अगर कोई सहाफ़ी भी उनको कह देना कि सरकार ये बाहर खड़ा शख्स जो है ना ये आपके खिलाफ ये बोल रहा है, तो नवाज शरीफ उसको ऐसे करके ना कानियाँ आंखों से देखना शुरू कर देते हैं, अच्छा ओके, दूर 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 दूर। और ये नहीं पता होता कि मैं सब जो आपके आस पास खड़े हैं सोचें वो आपको माजी में कितनी गंदी और गलीज गालियां देते रहे। लेकिन क्योंकि शरीफ फैमिली को खुशामद इतनी अच्छी लगती है कि वो सच्चे आदमी को दूर भगाते हैं, और जो कड़वा और जो खुशामदी क्या कहते हैं, खुशामदी इंसान होता है जो अंदर से आपको खोखला कर रहा होता है, अपने मफादात ले रहा होता है, आपसे कोई जॉब ले लेगा, आपसे सिफारिश करवाएगा, माई बाप मैं भूखा मर रहा हूँ, मुझे फलाने टीवी चैनल पे लगा दें, मुझे ये नौकरी दे दें। नवाज शरीफ साहब को बहुत ऐसे लोग अच्छे लगते हैं और उनकी फैमिली को अल्लाह बहुत ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे कुछ ना कुछ कहते रहें। आज तक सोशल मीडिया पे जितने भी लोग मैंने देखे हैं ना, उन्होंने यही कहा कि मियाँ साहब ने मैनू क्या तेनू किसी चीज़ की लोड़ तो नहीं दसी मैनू। मियाँ साहब को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो उनसे कभी कुछ मांगे ना, जो उनसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट ना करें, जो उनसे किसी भी किस्म की इल्तिजा ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि यह बंदे ने तो मेरे काना ही नहीं होना, तो जो इस बंदे ने मेरा काना नहीं होना तो इन्हें कल मेरा काम भी नहीं करना है, तो मेरे आगे खड़ा हो जाएगा। तो एक्सक्यूज मी गाइस प्लीज, आई एम डूइंग, शट अप। तो मियाँ साहब को ये होता है कि जिहड़ा बंदा मेरे को कुछ मंगदा नहीं, मैंने झुक के सलाम नहीं करता, मेरे हाथ पाँव अगे जोड़ के खड़ा नहीं होंदा, वो मेरे किस काम दा। क्योंकि मियाँ साहब नूं सिर्फ इंज दे लोग पसंद ने जिहड़े उन्हां दे कन्नां दे विच कहंदे रहन मियाँ दे धुआं आवेगा ते लग पता जावेगा, मियाँ साहब आप हैं तो ये हैं, और मियाँ साहब प्लीज़ मुझे नौकरी दे दे, मेरी नौकरी चली गई, मियाँ साहब प्लीज़ मुझे फलां टीवी पे लगा दे, मैं तो भूखा मर गया, मियाँ साहब प्लीज़ हमारा कुछ कर दें। शरीफ फैमिली को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, बिलीव मी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप ऐसा देख भी लेंगे उनके सराउंडिंग में कैसे लोग और कौन कौन खड़े होते हैं, और वही आज लोग रो भी रहे हैं क्योंकि जिन्होंने मियाँ साहब से नौकरियाँ ली हैं, मियाँ साहब से फ़ायदे उठाए हैं, वही लोग रो रहे हैं। वरना भी ये मियाँ साहब इनको निकाल दें तो यही मियाँ साहब को गालियाँ निकालते हुए सारे के सारे जो लोग जो उनके सराउंडिंग में सब खड़े हैं गालियाँ निकालते हुए नजर आए। बल्कि इतनी मोटी मोटी गालियाँ निकालें कि मियाँ साहब खुद भी परेशान हो जाए, है कि ते बड़े नाल बहुत सिंसीयर सी हुण इन्हें की कीता। तो बस इतनी सी बात है, मियाँ साहब अपने जाल में खुद फंसे। कैन यू प्लीज? You were in airport, no? No, I'm not. Look. You just forced that now. सब डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं मुझे। अब मैं इतनी इंपॉर्टेंट खबर देनी थी वो तो रह गई, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि अब मियाँ साहब का चैप्टर गोल करके साइड पे करती हूँ। ऐवान सदर के अंदर जो है सदर जरदारी, आई मीन होने वाले सदर जरदारी, और जो साबिका नहीं मौजूदा सदर
आरिफ अलवी हैं उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी हो गया है, और बल्कि एक ऐसे शख्स के थ्रू हुआ है जो शायद आने वाले दिनों में केपीके का सीएम भी होगा। तो जरदारी साहब ने दोनों तरफ से हाथ पकड़ लिए हैं गाइस। मैं ये इतना बता दूं आप लोगों को, पूरे आशीर्वाद के साथ हाथ पकड़े हैं दोनों तरफ से। मियां साहब आपकी पोटी के लिए खतरा है। मियां साहब जो बार बार कहते थे ना आई लव यू, आज वैलेंटाइन डे है मियां साहब, और आप बार बार सबको कहते थे डू यू लव मी, इफ यू लव मी आई लव यू टू। बट मियां साहब बिलावल ने तो आपको कह दिया था मियां साहब यू लव मी बट आई ओनली लव यू एज अ फ्रेंड। तो मियां साहब जो हैं, आप लोगों की ये जो नूली की मोहब्बत है ये ज़्यादा पायदार नहीं है। मैं इतना बता दूं, बिहाइंड द सीन बहुत सारी खिचड़ियां पक रही हैं। सदर जरदारी बेशक 1000 डिनाइल कर लें, अंदर जो है वो खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। बल्कि जो इमरान खान से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी स्टोरी है वो मैं आपको बड़ी तफसील से बताने वाली हूँ कि जो मैंने कहा था कि हरे रंग की झंडे वाली सरकारी गाड़ियाँ जो है वो डयाला जेल में गई थी, और वहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ, और जो इमरान खान साहब ने इनकार किया सहाफ़ियों से, वो क्यों इनकार किया, और मैं अपनी उस बात पे स्टैंड बाय कर रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो गलत नामों से मंसूब किया। वो कह रहे थे जनरल शमशाद जो है वो मिले, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुलाकातें तो हुई हैं, और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, और इमरान खान साहब ने उसको पहली वाला गलती नहीं की है जो मैंने कहा था। मैं इसका आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में बड़ी तफसील से ओनली इमरान खान के ऊपर डिस्कस करके बताऊंगी कि इमरान खान साहब ने क्या कुछ किया, और आने वाले दिनों में आप लोगों को क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात ये कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में जो है उनके जावेद लतीफ़ साहब का एक स्टेटमेंट आया है, और वो कहते हैं कि मियां साहब जो हैं वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो बहुत जल्द जो है वो लंदन जाने वाले हैं। हाँ, मुझे नहीं पता ये जावेद लतीफ़ साहब थोड़े थोड़े अरसे के बाद जो आके क्यों ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी कल ही ट्वीट किया कि मेरे वाले जो है ऐसा ना समझें कि उनको माइनस कर दिया गया है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने हैं तो वो कहीं जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो इधर ही है हमारे दरमियान, बल्कि वो हमारे पीछे खड़े रहेंगे, मेरे और शहबाज शरीफ साहब के, वो हमारी स्ट्रेंथ बने रहेंगे, और 5 साल जो है वो हमारी हेल्प करते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ जो है जावेद लतीफ़ साहब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि मियां साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आप परमानेंटली लंदन आएंगे, अगर आए भी तो थोड़े बहुत अरसे के लिए अपना चेकअप करवाने के लिए, उनका चेकअप ड्यू भी है। मैंने इसीलिए लास्ट ईयर दिसंबर में एक स्टोरी ब्रेक की थी, उनका चेकअप ड्यू है, वाकई जेन्युइनली उनका वो चेकअप ड्यू है। और क्योंकि उस वक्त उन्होंने सोचा था कि अगर मेरे हक में फैसले नहीं आते हैं, ये केसेस मेरे ख़त्म नहीं किए जाते हैं, तो मैंने चेकअप के लिए जाना ही है, तो मैं पक्का फिर वापस लैंड कर जाऊंगा। लेकिन थोड़े उनके केस लंबे होते चले गए तो उनको फिर रुकना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब तो आ ही गए थे, अपना चेकअप करवा के चुपके से आए और चुपके से निकल गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने फिर जब देखा कि हर चीज़ तमाम की तमाम चीज़ें उनके हक में जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हुए हैं कि उनको धोखा तो हुआ है, धोखा तो मिला है, कि उनको धोखा किसने और क्यों दिया है। ये नवाज शरीफ साहब के जो हॉक्स हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा, नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने धोखा खाया। आप किसी को धोखा इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जनाब वो जबरदस्ती आके, आप उन्हीं से धोखा खाते हैं जिन पर आप एतमाद करते हैं। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, तो जब आप ये फिनोमेना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां साहब के साथ धोखा हुआ है, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ कि मियां साहब ने फिर धोखा किन से खाया? जिन पर वो एतबार करते थे, धोखा तो फिर उन्होंने उन्हीं से खाया। तो फिर मियां साहब को ढूंढना होगा कि उन्होंने किस पर एतबार किया, और फिर एतबार करने वाला कौन था जिन्होंने उनका एतबार तोड़ा। तो लिहाजा ये कह के कह देना काफी नहीं है कि मियां साहब के नाल धोखा हो गया। मियां साहब ने धोखा अपनी मर्जी से खाया, मियां साहब ने एतबार किया तो उनको धोखा मिला। क्योंकि मियां साहब आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है, वो कौन था जिसने कहा था कि अगर इस इलेक्शन में
अगर इस इलेक्शन में भाई साहब आके जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन कर देते हैं तो हमारा मोमेंटम बन जाएगा, और मोमेंटम बनते ही जो है पाकिस्तान के अंदर हमारा वोटर सपोर्टर जो है वो चार्ज हो जाएगा और वो हमें भरपूर तरीके से निकल के वोट डालेगा। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया था कि आपके तमाम केसेस बंद हो जाएंगे, आपके तमाम के तमाम सुरखरू होंगे आप। उसके बाद मियां साहब को पता था कि मैं पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम बनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब आपको यह भी सोचना चाहिए था कि इतना सब कुछ मेरे पे वारे न्यारे क्यों हो रहा है। मियां साहब आपकी सिक्स सेंस ने काम क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं ये सोचा कि आपको जो कह रहे हैं कि अगर मियां साहब अगर आप 2/3 मेजॉरिटी से अगर आपको ज्यादा वोट मिल गए तो आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपके मद्दे मुकाबले तो कोई होगा ही नहीं, कोई दूर दूर तक भी नहीं होगा। इसके बावजूद मियां साहब आपको सोचना चाहिए था कि ये किसने कहा कि अगर हमारी पार्टी को इतनी सीटें ही ना मिले कि हमारी हुकूमत बन सके तो फिर हमें जोड़ तोड़ की हुकूमत बनानी पड़ेगी, फिर हमें जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी। और अगर हमें जरदारी साहब के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी तो जरदारी साहब जो कहेंगे हमें वो मानना पड़ेगा। तो फिर उस मानने में मियां साहब आपको माइनस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मियां साहब जब आपकी सीटें ही नहीं होंगी तो कैसे आप अपने आप को सेल्फ मेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाहिर कर सकेंगे? डेफिनेटली मियां साहब आपने तो फिर कहना ही था ना कि मियां साहब आप हमारे इत्तेहाद की गवर्नमेंट बनेगी, हमारी मियां साहब, और जो है ना आप प्राइम मिनिस्टर कबूल नहीं है किसी को भी। और इस टेल की तरह आपको पूरा हाथी निकाल के मेरी बिल्ली की टेल की तरह आपको बाहर रहने दिया गया। मियां साहब पूरे इक़्तिदार में आपके साथ अच्छा नहीं किया है, जिस किसी ने भी किया है मियां साहब वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपको धोखे में रखा गया, आपके एतमाद को सबटाज किया गया, और बाद में आपकी बेटी के लिए एक जगह बना के, बाप तो फिर बाप होता है ना मियां साहब। आपको जब कहा गया कि ठीक है मियां साहब आप प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते हैं तो बेटी CM बना देते हैं हम आपकी, तो मियां साहब आप बहुत खुश हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी भी बेटी होती और मैं उसको CM बनती हुई देखती तो मैं भी बहुत वारे न्यारे हो जाती कि चलो कोई नहीं, मैं नहीं तो मेरी धी वज़ीर आला ही बन जाए। पर मियां साहब जो आप ख्वाब देख के बैठे हुए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद आप अपनी पार्टी में बहुत मजबूत वाली ग्रिप कर लेंगे, या शायद मरियम नवाज जो है वो पंजाब में इतना ऐसा रूल कायम करेगी कि तमाम पार्टी जो है वो नून लीग की तरफ टिल्ट कर जाएगी। तो मियां साहब मैं आपको आज ही फिर बहुत पहले बताने वाली हूँ, मियां साहब आपकी बेटी के लिए भी बहुत मुश्किल राहें हो जाएंगी। और मियां साहब आपकी पार्टी ने कोई आपके साथ नहीं खड़े होना, मैं आपको सच कह रही हूँ मियां साहब। वरना आजमा के देख लीजिएगा, आपकी पार्टी का कोई भी शख्स आपके साथ खड़ा नहीं होगा। मियां साहब अभी भी जब भी आए थे आप कौन मिला था आपसे? मियां साहब बताएं ना, आप एक जर्नल बैठ के सबसे मिल लेना तो मियां साहब कोई बात नहीं होती ना। लेकिन मियां साहब अभी भी आपकी पार्टी के ऊपर पूरा होल्ड आपके भाई का है और आपके भाई के बेटे का है। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में एक दफा 3 दफा आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, सोचें शहबाज शरीफ का भी 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाना एजाज से कम नहीं है मियां साहब। और आपके चुंगे में भी वो थोड़ा सा चुंगे में आपको आपकी बेटी को CM बना के खुश कर दिया गया, आप भी खुश वो भी खुश, सारे खुश। पर मियां साहब तुहाड़ियां रावां सौखियां कोई नहीं। मैं तुहानू बार बार कहा सी मियां साहब ये आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। मियां साहब आगे सवाए डुबकियों के कुछ नहीं है लिल्ला। अभी तो आपने पहली डुबकी खाई है और आप हैरान हो गए हैं। आने वाले दिनों में आपको शौक पे शौक मिलने हैं मियां साहब, शौक पे शौक मिलने हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला दे मियां साहब। अब आने वाले वक्त में जो होने जा रहा है आप उसको बर्दाश्त कर सकें। मैं आपसे सिर्फ सच्चे दिल के लिए, आपके लिए और आपकी बेटी के लिए दुआ ही कर सकती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।